22 अगस्त 2026 वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के अंदर अचानक सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइंस और रेड फोन्स घनघनाने लगते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिसर्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था और पेंटागन के अंदर बैठे जनरल्स के माथे पर पसीना आ चुका था। रसिया से अमेरिका और यूक्रेन से फिर दिल्ली तक हर तरफ कूटनीतिक केबल्स खंगाने जाने लग गई। लेकिन दोस्तों, उससे एक दिन पहले यानी कि 21 अगस्त 2026 को क्रेमलिन के बंद दरवाजों के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की नींदें उड़ा दी। क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वाकई तबाही का कोई ऐसा बटन ऑन कर दिया था जिसका दायरा यूक्रेन की सीमाओं को पार करके सीधे नेटो के दिल तक पहुंचने वाला था? और जब वेस्टर्न कंट्रीज, उनके सर्विलांस, उनकी खुफिया एजेंसियां और उनके घातक हथियार इस तबाही को रोकने के अंदर पूरी तरह से बेबस हो गए, तो अचानक नई दिल्ली से एक शख्स मॉस्को क्यों पहुंचता है? ना चाइना ना यूरोप बल्कि भारत की ही ये एंट्री क्यों होती है? 23 और 24 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अचानक से मॉस्को के अंदर क्या सिर्फ ब्रिक्स सम्मेलन की बातचीत करने गए थे या फिर गेम कहीं बहुत बड़ा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम कूटनीति, खुफिया तंत्र और सत्ता के इस सबसे जटिल चक्रव्यूह को फैक्ट्स, डेटा और जियोपॉलिटिक्स की रोशनी के अंदर डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा डार्क सीक्रेट जिसे दुनिया की तमाम सरकारें आज भी आपसे छुपा रही हैं। 21 अगस्त की सुबह रसिया की राजधानी मॉस्को के अंदर मौजूद क्रेमलिन का अति गोपनीय वॉर रूम, यहां रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपातकालीन और बिल्कुल अप्रत्याशित बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के अंदर सिर्फ राजनेता नहीं थे बल्कि वहां के रक्षा मंत्री, एफएसबी चीफ और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स के कमांडर भी मौजूद थे। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, मुख्य रूप से फाइव आइज नेटवर्क को अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्टर्स के जरिए सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि रशिया के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर अचानक से एक अभूतपूर्व और भयानक हलचल देखी गई है। ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं थी। आंकड़ों पर गौर करें तो रसिया के पास में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है जिसमें लगभग 5580 परमाणु वॉरहेड हैं, जिनमें से 1700 से ज्यादा वॉरहेड्स को सक्रिय रूप से तैनात किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, 21 अगस्त की उस सीक्रेट बैठक का मुद्दा सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती तक सीमित नहीं था। खुफिया इनपुट्स चीख चीख करके गवाही दे रहे थे कि पुतिन ने एसिमेट्रिक एस्केलेशन यानी कि एक तरफा महाविनाश के उस बटन को सक्रिय करने की मंजूरी देती थी जिसे खुफिया दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट डार्क स्काई का कोड नेम दिया गया था। अब दोस्तों, ये तबाही का बटन आखिर था क्या? ये सिर्फ कोई परमाणु मिसाइल दागने का सीधा आदेश नहीं था। ये एक 3 टियर यानी कि त्रिस्तरीय प्रहार की योजना थी जो सीधे तौर पर वेस्टर्न दुनिया की रीढ़ तोड़ने के लिए बनाई गई थी। इसका पहला टियर था स्पेस एंड कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। दोस्तों, रशिया एंटी सैटेलाइट वेपन्स यानी कि एसेट्स और लेजर वेपन्स को इस तरह से अलाइन कर रहा था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के जीपीएस और मिलिट्री कम्युनिकेशंस को चंद मिनट्स के अंदर ही अंधा कर दें। अगर अमेरिका का जीपीएस काम करना बंद कर दे तो उनकी गाइडेड मिसाइल्स और स्मार्ट बॉम्ब्स कबाड़ के डिब्बे में बदल जाएंगे। अब दोस्तों, यहां दूसरा टियर था अंडर वाटर केबल्स की कटिंग। अटलांटिक महासागर की गहराइयों के अंदर मौजूद उन ऑप्टिक फाइबर केबल्स को निशाना बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी जिनके ऊपर दुनिया का 95% इंटरनेट और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैश्विक वित्तीय लेन देन निर्भर करता है। अगर ये केबल्स कट जाती हैं तो वॉल स्ट्रीट से लेकर के लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक सब कुछ एक ही झटके के अंदर क्रैश हो जाता। अब दोस्तों, तीसरा टियर था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का मूवमेंट। बेलारूस और कैलिनग्राड के अंदर मौजूद स्कंदर एम मिसाइलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था जिनकी रेंज के अंदर पूरा यूरोप आता है। दोस्तों, पश्चिमी दुनिया को तुरंत समझ में आ गया था कि बात अब यूक्रेन के डोनबास या फिर कुर्स्क क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। रसिया अब नेटो को सीधे तौर पर आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी रूप से पंगु बनाने की खौफनाक तैयारी में था।
अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रशिया के इस नए और अनप्रेसिडेंटेड दाव का जवाब देने के लिए उनके पास में कोई सीधा कूटनीतिक रास्ता या फिर बैक चैनल नहीं बचा हुआ था। उन्हें दोस्तों अब एक ऐसे मध्यस्थ की जरूरत थी जिस पर पुतिन पूरी तरह से भरोसा करते हों, जो वॉशिंगटन की भाषा भी समझता हो और जिसका कूटनीतिक वजन इतना भारी हो कि क्रेमलिन उनकी बातों को नजरअंदाज ना कर सके। और यहीं से ग्लोबल सिनेरियो के अंदर एंट्री होती है हमारे भारत की। नई दिल्ली का वो साइलेंट कार्ड जिसने इस पूरे खेल की डायरेक्शन ही बदल दी। 24 अगस्त 2026 को जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे तो दुनिया को आधिकारिक तौर पर बताया गया कि यह मुलाकात भारत रशिया संबंधों, ऊर्जा आपूर्ति, ब्रिक्स शिखर समिट और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकातों के एजेंडे को तय करने के लिए थी। लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है वो केवल असली तस्वीर का 10% होता है। 90% खेल बंद दरवाजों के पीछे खेला जाता है। भारत और रशिया के बीच में इस समय ऊर्जा व्यापार अपने चरम पर है। भारत ने इससे पहले ही महीने यानी कि जुलाई के अंदर रशिया से रिकॉर्ड 25 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा है, जो देश के कुल तेल आयात का 51% था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस महीने भारत के अंदर आयात होने वाले हर 2 बैरल तेल में 1 से ज्यादा बैरल रशिया से आया था। रशिया लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। दोस्तों जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 के अंदर रशिया से तेल का आयात 62.5% बढ़ चुका है। दोनों देशों के बीच में व्यापार के आंकड़े इस कूटनीतिक वजन को और बढ़ा देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर दोनों देशों के बीच में कारोबार रिकॉर्ड $69 बिलियन तक पहुंच गया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर करीब $60 बिलियन का रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी कारोबार को $100 बिलियन तक ले जाने का बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है। दोस्तों भारत खासतौर पर रशिया को अपनी दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और दूसरे सामानों की बिक्री को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि इस व्यापार के अंदर बहुत बड़ा असंतुलन है। भारत रशिया से जितना सामान खरीदता है उसके मुकाबले रशिया को भारत का निर्यात बहुत ही कम है। अब दोस्तों इसी आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ ही जयशंकर ने मॉस्को के अंदर रशिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ में भारत रशिया अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के अंदर 2030 तक $100 बिलियन के टारगेट को अचीव करने, बाजार पहुंच बढ़ाने, शुल्क बाधाएं हटाने और भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने जैसे क्रिटिकल मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन इस आर्थिक सहयोग के मुखौटे के पीछे असली बातचीत कुछ और ही थी। जब जयशंकर और पुतिन की मुलाकात हुई तो वहां भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का मुद्दा सबसे आगे रखा। दोस्तों जयशंकर ने पुतिन को बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे के अंदर भारत की रेड लाइंस के बारे में बताया है। उन्होंने क्रेमलिन को यह समझाया कि अगर रशिया ने तबाही का वो बटन दबाया, चाहे वो साइबर हमला हो, अंडर वाटर केबल्स काटना हो या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक हो, तो इसके जो भयंकर आर्थिक झटके पूरी दुनिया के अंदर आएंगे वो भारत, चाइना और पूरे ग्लोबल साउथ को तबाह कर देंगे। दोस्तों भारत का तर्क बहुत ही साफ था। ब्रिक्स, जो कि अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक विकल्प बन रहा है, पूरी तरह से इस मामले में बिखर जाएगा। भारत जो वेस्टर्न दबाव के बावजूद रशिया की गिरती हुई इकोनॉमी को अपने तेल खरीद से एक मजबूत सहारा दे रहा था, उसे भी अपने नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। पुतिन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस के बीच में रशिया का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ एशियाई बाजारों और खास करके भारत के ऊपर टिका हुआ है। भारत का वो कूटनीतिक संदेश कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल रियलिटी चेक था जिसे पुतिन इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब दोस्तों जरा इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां अमेरिका के अंदर पैनिक का बटन दब चुका था। जयशंकर और पुतिन की मुलाकात खत्म होते ही दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी CIA के अंदर खलबली मच गई। CIA को अपनी सैटेलाइट इमेजनरी और सिजेंट यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस से यह पता चल चुका था कि रशिया बहुत बड़ा और खतरनाक करने वाला है, लेकिन ह्यूमेंट यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के मोर्चे पर वो पूरी तरह से फेल्योर कर रहे थे। जमीनी स्तर पर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका एक्सेस वॉशिंगटन के पास में बिल्कुल नहीं था।
अमेरिकी खुफिया तंत्र रसिया के इस नए एस्केलेशन को डिकोड करने के अंदर पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा और क्या जयशंकर ने अपनी मुलाकात के अंदर पुतिन को रोक लिया है। इसी दहशत के कारण जैसे ही जयशंकर मॉस्को से निकले, CIA के जॉन रैडक्लिफ तुरंत सीक्रेट दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इसे कूटनीतिक और खुफिया इतिहास के अंदर बहुत ही असाधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना गया है। नवंबर 2021 के अंदर CIA के तब के चीफ विलियम बर्न्स की पुतिन से मुलाकात के बाद में यह पहली बार है कि किसी अमेरिकी खुफिया प्रमुख ने मॉस्को जाकर के वहां पे पुतिन से मुलाकात की है। दोस्तों, याद रहे कि 2021 की उस मुलाकात के करीब 3 महीने बाद ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर फुल स्केल अटैक करना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, ये जो CIA चीफ वहां पहुंचे हैं, इनके दौरे को लेकर के अमेरिका इतना डरा हुआ था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन को सख्त हिदायत दी थी कि वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रसिया के कुछ उत्तरी इलाकों के बिल्कुल भी पास में हवाई हमले या फिर ड्रोन स्ट्राइक ना करे। वजह साफ थी, अमेरिका का ये बड़ा ऑफिसर रसिया की राजधानी में उस वक्त मौजूद था। CIA चीफ रैडक्लिफ के दिमाग के अंदर बस एक ही सवाल कौन रहा था कि क्या पुतिन रुकेंगे या अमेरिका को अपने न्यूक्लियर और साइबर स्पेस को तुरंत डेफकॉन 2 लेवल पर ले जाना होगा। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी बैथ सेनर के मुताबिक CIA चीफ पुतिन के पास में एक चेतावनी भरा मैसेज लेकर के पहुंचे थे कि अमेरिका को पता है कि रसिया के दिमाग के अंदर नेटो पर हमला करने को लेकर के क्या चल रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि अमेरिका खुद इस वक्त एक कमजोर स्थिति में था। सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन ऐसा जोखिम क्यों उठाएंगे। अगर आप क्रेमलिन के नजरिए से देखें तो रसिया के अंदर अगस्त 2026 के अंदर एक बहुत बड़ा सत्ता संघर्ष या फिर पावर स्ट्रगल चल रहा है। खुद पुतिन के ऊपर रशियन सेना के हार्डलाइनर्स और सिलोविकी यानी कि वहां के सुरक्षा और सैन्य अभिजात्य वर्ग का भारी दबाव है। 2022 से चल रहे युद्ध के कारण रसिया की इकोनॉमी सरफेस पर तो बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन इंटरनल रूप से वॉर इकोनॉमी के कारण वहां भयंकर इन्फ्लेशन और मैन पावर की भारी शॉर्टेज हो चुकी है। हार्डलाइनर्स का स्पष्ट तर्क है कि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के जरिए रसिया को धीमा जहर दे रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक रसिया नेटो को सीधे तौर पर कोई गहरा घाव नहीं देता है, तब तक अमेरिका यूक्रेन को वेपनरी की सप्लाई बंद नहीं करेगा। पुतिन 21 अगस्त की उस वॉर रूम मीटिंग के अंदर इसी आंतरिक दबाव को बैलेंस कर रहे थे। उन्होंने प्रोजेक्ट डार्क स्काई का बटन इसलिए एक्टिवेट किया ताकि वो अपने देश के हार्डलाइनर्स को शांत कर सकें और साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज को एक खौफनाक अल्टीमेटम भी दे सकें। पुतिन की इस आक्रामकता के पीछे वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप का बिखराव भी एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, पुतिन जानते हैं कि आज का यूरोप अंदर से पूरी तरह से बटा हुआ है और डिफेंस के मामले में बेहद कमजोर नजर आ रहा है। ब्रिटेन की लाचारी देखिए। ब्रिटेन के समुद्री तटीय इलाकों के करीब रशियन युद्धपोत बिना किसी खौफ के अपनी तोपों का परीक्षण कर रहे हैं और रॉयल नेवी सिर्फ तमाशा देख रही है। फ्रांस के राजनीतिक संकट चरम पर है। इमैनुअल मैक्रो की सरकार ढलान पर है और वहां के दक्षिणपंथी नेता मैरिन लेपेन की पकड़ मजबूत होती जा रही है। उनका झुकाव अतीत के अंदर हमेशा से रसिया की तरफ रहा है। फ्रांस को छोड़कर के यूरोप के ज्यादातर नेटो कंट्रीज आज की तारीख के अंदर युद्ध लड़ने के मामले में पूरी तरह से लाचार हैं। हालांकि पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश खतरे की गंभीरता को समझ चुके हैं। पोलैंड अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है और एस्टोनिया अपने हर आम नागरिक को ड्रोन उड़ाने की मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन पुतिन की असली नजर बाल्टिक देशों पर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका के अंदर इलेक्शंस का माहौल, डोनाल्ड ट्रंप के नेटो छोड़ने के लगातार आ रहे बयान और मध्य पूर्व के यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे संघर्ष के कारण मिसाइलों की भारी खपत ने अमेरिकी रक्षा भंडार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाला है। अमेरिका के पास में पैट्रियट और थार्ड जैसी मिसाइल सिस्टम्स की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पुतिन के इस दुस्साहस के पीछे चाइना का भी सबसे बड़ा हाथ है। चाइना लगातार पर्दे के पीछे से रसिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, रसायन और सैन्य सामान की आपूर्ति कर रहा है। उत्तर कोरिया भी रसिया को आर्टिलरी और हथियार मुहैया करवा रहा है और ईरान ने भी मॉस्को को घातक ड्रोन पहले ही दे रखे हैं। दोस्तों, रसिया ये सीख चुका है कि भले ही दुश्मन के पास में करोड़ों डॉलर्स के महंगे वेपन हों,
लेकिन सस्ते और आसानी से बनने वाले ड्रोन्स के दम पर लंबे वक्त तक एट्रिशन वॉर लड़ा जा सकता है। और अब इस पूरी ग्लोबल चेस बोर्ड के ऊपर भारत की असली चाल देखिए। दोस्तों, मॉस्को के अंदर पुतिन से बात करने और सीआईए को आश्वासन करने के बाद में जयशंकर का अगला और सबसे क्रिटिकल कदम था सीधे यूक्रेन के विदेश मंत्री से संपर्क साधना। यह बातचीत अत्यंत संवेदनशील, रणनीतिक और सीधी थी। जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री को स्थिति की गंभीरता से अवगत करवाया है। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि एक कठोर सत्य उनके सामने रखा है। भारत ने यूक्रेन को स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली के पास में मौजूद खुफिया जानकारी के अनुसार रसिया का अगला वार सिर्फ मिलिट्री बेस पर नहीं होगा, बल्कि वो यूक्रेन के बचे खुचे ऊर्जा ग्रिड और पश्चिमी सप्लाई लाइंस को जड़ से खत्म करने के लिए अनकन्वेंशनल हथियारों जैसे कि थर्मोबैरिक बमों के मास यूज का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि इस समय तक यूक्रेन का लगभग 40% पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उनकी पूरी इकोनॉमी वेस्टर्न कंट्रीज की $100 बिलियन की खैरात के ऊपर टिकी हुई है। जयशंकर ने यूक्रेन को यह कड़ा संदेश दिया है कि भारत रसिया के साथ में आगामी ब्रिक्स और एससीओ समिट का उपयोग कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए करेगा, लेकिन यूक्रेन को भी हर हाल में उकसावे वाली कार्रवाई से फिलहाल रुकना पड़ेगा। रसिया के गहरे अंदरूनी हिस्सों के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों या फिर ड्रोन से हमले तुरंत बंद करने होंगे। यूक्रेन को भारत की बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जेलेंस्की की सरकार को यह अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि अगर इस वक्त पुतिन को कोई रोक सकता है तो वो वॉशिंगटन या फिर लंदन नहीं और ना ही चाइना, बल्कि वो केवल और केवल भारत है। और दोस्तों, इसी फोन कॉल के दौरान एक और सबसे बड़ा मुद्दा उठा और वो था ब्लैक सी यानी कि काला सागर के अंदर व्यापारिक गतिविधियों को फिर से स्टार्ट करना। ब्लैक सी दुनिया की फूड सिक्योरिटी का सबसे अहम चौक पॉइंट है। दोनों नेताओं के बीच में बुधवार शाम हुई बातचीत के अंदर समुद्री रास्तों की सुरक्षा के ऊपर भारत का भारी जोर रहा। जयशंकर ने साफ किया कि सिर्फ संवाद और कूटनीति ही इस पूरे बवाल का एकमात्र सॉल्यूशन है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर भी बताया कि चर्चा का मुख्य मुद्दा ब्लैक सी के अंदर वाणिज्यिक गतिविधियों की बहाली है। समुद्री व्यापार से जुड़े जहाजों और उनके अंदर सवार सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। ब्लैक सी क्षेत्र के अंदर सुरक्षा को लेकर के बनी भयंकर चुनौतियों के बीच में समुद्री वाणिज्य को सामान्य करना सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने यह ग्लोबल मैसेज सेट कर दिया है कि सुरक्षित समुद्री मार्ग न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को जिंदा रखने के लिए भी अनिवार्य हैं। दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास का क्लाइमेक्स अब सबके सामने आ रहा है। कूटनीतिक चैनल पूरी तरह से खुल चुके हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली के अंदर होने वाले ब्रिक्स समिट के अंदर शामिल होने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। मॉस्को के अंदर जयशंकर से मुलाकात के दौरान ही पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात की उम्मीद जताई है। जयशंकर ने भी पुतिन को आश्वासन दिया है कि पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के लिए भारत में उनका भव्य स्वागत करने को तैयार है और दोनों नेताओं की सालाना बैठक भी जल्द होगी। इसके साथ ही किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले एससीओ समिट के अंदर भी दोनों नेताओं की मुलाकात का रोड मैप तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, जरा पीछे मुड़कर के पूरी तस्वीर को देखिए। पर्दे के पीछे का वो डार्क सीक्रेट यही है कि 21 अगस्त को दुनिया महाविनाश के जिस मुहाने पर खड़ी थी, वहां से उसे पीछे खींचने का काम ना तो अमेरिकी वेपनरी ने किया, ना ही यूरोप की खोखली धमकियों ने किया और ना ही चाइना की चालाकियों ने। ये लड़ाई अब हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर तब्दील हो चुकी है, जहां साइबर स्पेस, उपग्रह और समुद्र की गहराइयां असली युद्ध का मैदान बन चुकी हैं। पश्चिमी देशों का खुफिया तंत्र भले ही तकनीकी और बजट के अंदर कितना भी आगे हो, लेकिन वो जटिल जियोपॉलिटिकल मंशाओं को पढ़ने और उन्हें काउंटर करने के अंदर पूरी तरह से विफल रहा है। ऐसे में भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिद्धांत, जो कभी वेस्टर्न कंट्रीज की आंखों के अंदर चुभा करता था, आज वही सिद्धांत दुनिया के लिए एक संजीवनी साबित हो रहा है। जयशंकर की मॉस्को यात्रा, पुतिन का वो खौफनाक आंतरिक संघर्ष, सीआईए की अभूतपूर्व घबराहट और यूक्रेन की लाचारी, ये सब कुछ एक ही धागे के अंदर बंधे हुए हैं। उस धागे का कंट्रोल अब दिल्ली के हाथों में है। भारत ने बिना किसी गुट के अंदर शामिल हुए, बिना किसी भारी दबाव के आगे झुके अपनी शर्तों पर एक परिपक्व विश्व मित्र की भूमिका निभाई है।
अब दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से भाग कर के रसिया के अंदर जयशंकर जाते हैं, उसके तुरंत बाद CIA के चीफ वहां पहुंचते हैं, उसके तुरंत बाद भारत यूक्रेन के साथ भी टॉक कर लेता है। मतलब कि यहां पे एक ट्रायंगल सेट होता है और उस ट्रायंगल के अंदर एक तरफ रसिया है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ भारत है। गेम सेट हो चुका है। आप इस पे क्या कहेंगे? अपनी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।